ठीक है, नीतीश हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, 42 कम से कम सांसद होंगे जिनसे सीधा संवाद 1 to 1 बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज क्या होमवर्क किया है सांसदों ने, क्या होमवर्क करके गए, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही पूछ सकते हैं उनके इलाके को लेकर के, तो किस तरह से होमवर्क किया है इन सांसदों ने? मैं इसे विकास योजना और फीडबैक के तौर पर ले रहा हूं, लेकिन इससे पहले विपक्ष की रणनीति का जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टरों का अंबार है और उसमें पीडीए और इसके साथ INDIA का जिक्र है और सारी तस्वीरें लगाई गई हैं, तो ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष बड़ा मजबूत है। लेकिन अगर इसके इतर अगर एनडीए की बात कर ले तो संगठन स्तर पर जिस तरह से संगठन को मजबूत करने की बात चल रही है, संगठन के जो शीर्षस्थ पदाधिकारी और नेता हैं वो संगठन को लगातार जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। अगर बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री विकास को धार देने के लिए जगह जगह जाकर खुद उस विकास को तराशते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर तीसरी बात कर ले तो देश के प्रधानमंत्री सांसदों के साथ बैठक करके विकास की जमीनी हकीकत का फीडबैक ले सकते हैं, ये सूचनाएं हैं। और जब ये तीनों मिलेंगे तो आने वाली चुनाव की रणनीति कैसी तैयार होगी ये आप भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका सवाल था कि सांसदों ने कैसी तैयारी की है, तो सांसदों ने तैयारी पूरी की है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री और जो कि जमीनी स्तर पर अपना एक अलग फीडबैक लेकर रखते हैं, उनके सामने जब आप जाते हैं तो पूरी तरह से तैयार होते हैं। जमीन पर क्या काम किया है, इसके साथ आने वाले समय के लिए योजनाएं क्या है, जिस तरह से सांसदी का जो कार्यकाल था उसमें अपनी जो राशि थी उसका कितना उपयोग किया, जनता कितनी संतुष्ट है, आप अपने क्षेत्र में कितना जाते हैं और उस क्षेत्र में जाने के साथ साथ सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं, ये सारे बिंदु तैयार करके सांसद जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री को उनका मंत्र क्या प्रधानमंत्री उन्हें देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, मनोज यादव जी चेहरे की बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं दोनों चेहरों ने आपको कम से कम 4 बार करारी शिकस्त दी है। आपके पास लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कौन सा चेहरा है? अगर विपक्ष, संयुक्त विपक्ष की बात करें तो कंफ्यूजन तो बरकरार है अभी भी। देखिए, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट। सुभाषपा के हमारे भाई सुभाष जी देखिए नाराज हो गए 2 मिनट में, कितनी बातें मुझको सुना गए। मैं जो बात कहना चाहता था, आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरी बात जो पहले हमारे वर्डिक्ट में अधूरी रह गई कि योगी मोदी उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एनडीए का अगर कोई चेहरा है जो एनडीए को मजबूत करता है तो उनका नाम है अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। ये 3 नाम है जो इनको मजबूत करते। आप बताइए, कोई चुनाव अकेले इन्होंने लड़ा हो? कोई चुनाव अकेले लड़ा हो? आप नाम बता दीजिए कि फला चुनाव इन्होंने अकेला। जब 14 में तब भी अनुप्रिया पटेल के साथ लड़ा था, 17 में भी इन्होंने तमाम सारे राजनीतिक दलों के साथ लड़ा, 19 में भी लड़ा, 22 में भी लड़ा। तो जो इनके मुख्य चेहरे वो ये हैं। क्यों? क्योंकि वो पीडीए का पार्ट है। पीडीए का पार्ट मतलब पिछड़ा और दलित, ये हैं वो लोग। इन्हीं के मनोज जी, आप लोगों ने भी शायद अकेले कोई चुनाव नहीं लड़ा। मनोज जी, आप लोग भी संगठन गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते रहे। नहीं, 12 का चुनाव समाजवादी पार्टी अकेले लड़ी, उसके बाद तो आप लगातार हारते रहे और लगातार किसी न किसी गठबंधन करते रहे। गठबंधन की राजनीति है। मोदी जी जैसा चेहरा आया और उसको अनुप्रिया पटेल की जरूरत पड़ी। आप, मेरा सिर्फ आरोप ये है कि जो ये ब्रांडिंग होती है कि योगी और मोदी एक बड़े चेहरे हैं, ये मतलब बिल्कुल जिसके सूरज जैसे सत्य है वैसे झूठ की तरह भी यही है। ये बड़े चेहरे नहीं है, बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश में तमाम सारे जिलोवार जो पार्टियां हैं उनके चेहरों के दम पे इनको इतना बड़ा बहुमत मिलता है। मनोज जी, यहां पर तो आप पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं मनोज जी, जिन पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, जिन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, वो तो आपके खिलाफ हैं। और अगर वो पीडीए के प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो तो एनडीए के साथ है। आप लोग तो फिर पिछड़ गए। जिस पीडीए का जिक्र कर रहे थे और जो पीडीए का प्रतिनिधित्व करते हैं आपके मुताबिक, वो तो आपके विरोध में है। फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। यही तो मुद्दे पे मैं डिबेट को लाना चाह रहा था और आप आ गए, आपका धन्यवाद। आप एक बात बताइए, 10 साल में सबसे पहले टर्म में इतनी बातें नहीं हुई, लेकिन सेकंड टर्म में ये फोकस किया गया कि मैं पिछड़े का बेटा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के पिछड़ों को ये विश्वास हो गया कि ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। जो अधिकार हमको मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव ने दिए थे मंडल आयोग की सिफारिशों के, और जो बच गए थे वो ये प्रधानमंत्री हमको देगा। क्यों? क्योंकि ये पिछड़ा प्रधानमंत्री है। लेकिन हुआ क्या? जो अधिकार आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय लालू जी ने, आदरणीय शरद यादव जी ने, रामविलास पासवान ने जो अधिकार पिछले दलितों को दिए थे, उन अधिकारों को खाना शुरू कर दिया।
अनुप्रिया पटेल जी की चिट्ठी अभी आई तो थी कि अरे भैया इतनी पोस्टें योगी जी आपने निकाली, पिछड़ों का 27% का आरक्षण भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्या दुश्मनी है पिछड़ों की? सबसे ज्यादा वोट तो आप ही को पिछड़ों का मिलता है, सबसे ज्यादा वोट दलितों का आप ही को मिलता है, और फिर भी आप उनके अधिकार खा रहे हो। चुनाव इस बात पे होने जा रहा है, चुनाव इस मूल लाइन पे होने जा रहा है। ठीक है, प्रशांत उमराव को अभी रुक कर लेते हैं। प्रशांत जी जवाब देना चाहेंगे। प्रशांत जी, क्या पिछड़ों का हक जो है आपकी सरकार, चाहे केंद्र में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, पिछड़ों का हक मार रही है क्या आपकी सरकार, जैसा कि आरोप मनोज यादव लगा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरफ अग्रसर हो रही है। एक बार मुख्यमंत्री बन गए जब मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 12 में एक बार सत्ता में आ गए। जब से अखिलेश जी ने कमान संभाली, लगातार ये हारने का काम कर रहे हैं। 14 का चुनाव हो, 17 हो, 22 हो, 24 में भी ये भी हारने का काम करेंगे। इन्होंने कई नूतन प्रयोग किए गठबंधन के। 17 में भी 2 लड़कों की जोड़ी आई थी उत्तर प्रदेश में, परिणाम क्या हुआ? 45-47 सीटों पर सिमट गए। उसके बाद ये बहुजन समाजवादी पार्टी लोकदल के साथ गठबंधन किए, उसके बाद भी 22 के चुनाव में बुरी तरह हार गए। तो ये दूसरों के चेहरे की बात करें, पहले अपना चेहरा तो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। इनकी पार्टी में सिर्फ टॉवल की स्थिति है, लोग डेली नेता छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। कोई अखिलेश जी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। भैया पहले अपनी पार्टी बचाइए, हमारी पार्टी को छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ लोग हैं, हम लोग लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम लगातार परीक्षा, जनता की जो लोकतांत्रिक परीक्षा है, चुनावी परीक्षा, उसको पास करके आ रहे हैं। हमें किसी मनोज यादव नाम के व्यक्ति से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, कौन हमारा चेहरा है कौन नहीं चेहरा है। उस चेहरे पर मोहर लगाने का काम जनता करती है, और जनता ने अखिलेश यादव जी को अब असफल करार दे दिया है। अखिलेश यादव जी को सत्ता से बाहर करने का दे दिया है। 4 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं, तो कम से कम इतनी तो शर्म करिए ना कि पहले अपना घर बचाइए। आपके नेता जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, सांसद भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई ना किसी आपकी सलाह की आवश्यकता है, ना ही किसी व्यक्ति से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता हमें सर्टिफिकेट लगातार 2014 से दे रही है, और सभी सहयोगी दल हमारे साथ मजबूती के साथ जुड़े हैं। कोई सहयोगी दल हमारे साथ ना तो अप्रसन्न है, ना ही कोई हमें छोड़ करके जा रहा है। सबके साथ हम मिलकर के काम कर रहे हैं, और समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। और ये लोग बड़े पिछड़े की बात करते हैं। आपने पिछड़े के लिए क्या करने काम किया? जब केवल आप पिछड़े के नाम पे केवल एक जात का उत्थान करने की बात करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दिखता है। जब आपकी सरकार थी, सत्ता में थे, तो एक ही वर्ग का पूरा हित हुआ, एमएलसी बनाने हुए एक जाति के बने, तब तो पिछड़ा में आपकी सैकड़ों हजारों जातियां नहीं आई। हम सभी जातियों को लोग साथ लेकर चलने काम कर रहे हैं। आप कितने अगर पिछड़ा के समर्थक थे, तो राजभर जी क्यों आपको छोड़ करके भाग गए? और किस तरीके से केशवदेव मौर्य जी के साथ आपने अपमान करने का काम किया? वो पिछड़ा नहीं थे क्या? उनकी आपने गाड़ी छीन ली, अपमान करने का काम किया, अपशब्द बोलने का काम किया। और केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में किस तरीके आपकी पार्टी के नेता शब्द बोलने का काम करते हैं? वो पिछड़ा नहीं क्या? मतलब क्या एक ही जाति उत्तर प्रदेश से पिछड़ा वर्ग है क्या? अखिलेश यादव जी केवल पिछड़ा नेता और कोई देश से पिछड़ा नेता नहीं है? तो स्वयं आपको दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है हमें। सुभाष जी, पीडीए का जिक्र अखिलेश यादव बार बार करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हैं, लेकिन पिछड़ों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई हमें जातिगत आधार पर जनगणना कराई जानी चाहिए। कम से कम पिछड़ों की लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं ना, सुभाष चंद्र यादव जी? जी कुंदन जी, सबसे पहले तो मैं मनोज भैया का बहुत साधुवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी मजबूती को स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेन लड़ रहे हैं, उसके अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल जी की अपना दल है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आपने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया कि आपको 49 से 111 पे 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर पहुंचाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया, इसको आपने स्वीकार कर लिया। दूसरा, आपने बोला कि पीडीए के ही लोग थे, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो विपक्ष के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ में था, वो टूटकर एनडीए के साथ में चला गया, यानी पीडीए गायब। पीडीए पूरी तरीके से गायब हो चुका है। समाजवादी पार्टी के पास पीडीए बचा ही नहीं है, इसलिए INDIA पे चले गए। ये जिस पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं कुंदन जी, ये सिर्फ दलितों की जो राजनीति की बात करते हैं। 2001 के अंदर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हुई थी, गठित हुई थी, और उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई थी। ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को दोष देने का प्रयास करते हैं, मनोज भैया 4 बार आपकी सरकार थी, 3 बार श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थी, बहन जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री थी। तब आपने इन पिछड़ों का, इन दलितों के हित को ध्यान में रखते हुए उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरों को दोष दे देते हैं आप जिस 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं ओबीसी का, 4 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आता है कि जो 27% आरक्षण कुछ विशेष जातियों का ही उनका लाभ मिल रहा है, उन जातियों को छोड़ते हुए बाकी जो जातियां बची है उनके अंदर बराबर से आरक्षण का लाभ बांट दिया जाए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया।